चलिए पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल वाले के लिए लेके आ गए हम लगभग 200 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव एक साथ। ठीक है, तो ये सारा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बारी बारी से हम पूरा 200 ऑब्जेक्टिव एक साथ देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूलकण के साथ जुड़ा हुआ है, विशिष्ट मूलकण को ना बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसमें भारतीय वैज्ञानिक बोस का नाम जुड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। परमाणु संख्या का पर किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस पे। किसी परमाणु की परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, परमाणु का परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक C12 होता है कि जब हम किसी भी परमाणु को उसका मापते हैं, ठीक है, तो उसमें हम C12 के मानक का यूज करते हैं। ठीक। न्यूक्लियस का द्रव्यमान सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान होता है उसके परमाणु क्रमांक से हमेशा ही अधिक होता है। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान संख्या में होती है। किसी भी अस्थायी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो लगभग समान संख्या में होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस किरण की सहायता से की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा किरण की सहायता से की थी। ठीक है। अल्फा कण का प्रहार करवाया था सोने के पतले पतले पत्थर पे। ठीक है। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो परमाणु संख्या पे निर्भर करता है। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? युकावा। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। ठीक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन से तय करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 8 और 2। ठीक है। जिस भी तत्व का परमाणु संख्या 20 है तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। ठीक। तो दूसरे कक्षा में 8 होते हैं। तीसरे कक्षा में और तीसरे कक्षा में 2 8 के बाद 18 होता है। ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन समारोपण धातु तत्व के लिए है? धातु के बाहरी कक्षा में 2 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। यदि बाहरी कक्षा में कितना? 1 है, 2 है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। यदि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक। तो वही यहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ पे बाहर की सबसे बाहर वाले जो कक्षा था उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहर के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। अब कहता है स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल पर से किस प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तभी तुरंत बताए थे। गोल्ड फॉइल पर किसका प्रहार करवाया गया था? अल्फा किरण का प्रहार करवाया गया था। ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्र पाया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें विपरीत चक्र, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उसमें एक इस टाइप से रहेगा और दूसरा इस टाइप से रहेगा। ठीक है। तो विपरीत चक्र एक नीचे की ओर है, दूसरा ऊपर की ओर है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें किस प्रकार क्या पाया जाता है? विपरीत चक्र पाया जाता है। एक नीचे की ओर, दूसरा ऊपर की ओर होता है। ठीक। अगला स्लाइड में क्या है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है। कार्बन के परमाणु संख्या क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसमें नाभिक के कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6 प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या 1 के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो परमाणुक संख्या के बराबर होती है Z। ये भी क्या हो जाएगी? Z हो जाएगी। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, तत्व यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 92 235। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 92 235 और 92 238। तो 92 235 में प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 92 हो जाएगी, 92। ठीक।
अब क्या कहता है, सोडियम के परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो पहले पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हो जाएगी 11, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12, और फिर से पूछा प्रोटॉन की संख्या, तो कितना हो जाएगी 11। अब दूसरा है यूरेनियम 9238, अभी इससे पहले देखे थे 9235 का। 9238 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 146, 146। ठीक। किसी तत्व के परमाणु बाढ़ में से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एवं एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। क्या कहता है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। द्रव्यमान संख्या एक हो सकती है, लेकिन परमाणु भार दो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक ही तत्व का, जैसे समस्थानिक के अंदर आता है यूरेनियम 235 और 238 में। ठीक। परमाणु के परिभाषित त्रिज्या क्या होती है? 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक, 10 टू द पावर -10 मीटर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 10 - 10 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको यहाँ पे बना लेंगे 10 टू द पावर -10 मीटर। किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन 18 है, तो प्रोटॉन भी 18 होगी। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व की क्या पूछ रहा है? तत्व के द्रव्यमान पूछ रहा है। तो तत्व का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, तो द्रव्यमान में क्या न्यूट्रॉन के काउंटिंग नहीं होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर कौन कौन पाया जाता है? किसी तत्व में नाभिक के अंदर कौन कौन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में वो चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है। अगला क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। ऋणावेशित परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक, नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने, अब यहीं पे दूसरा इसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे पूछा ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, तो ऋणावेशित में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा। और धनावेशित परमाणु होगा, धनावेशित परमाणु होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या से, जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरण का बौछार किया था, ठीक, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेप कर पार करके चले गए थे। अधिकांश अल्फा कण क्या किए थे? बिना विक्षेपन करके पार करके चले गए थे। और बाकी के साथ क्या हुआ था? तो बाकी के साथ ये हुआ था, देखिए मान लीजिए ये क्या है? धातु के पतली चादर है, गोल्ड फॉयल है, जिसपे रदरफोर्ड साहब ने इस पर प्रहार करवाया था। ये आ गया उसका नाभिक। तो जब इस पे अल्फा किरण का प्रहार करवाया गया था, तो जो बाहर ज्यादा बाहर था वो डायरेक्ट पार कर गया था। ठीक है, कुछ अल्फा कण जो था वो नजदीक से मुड़ गया था। ठीक, ज्यादातर अल्फा कण डायरेक्ट पार कर गया था। कुछ अल्फा कण जो था अपने पथ से विचलित हो गया था, और कुछ अल्फा कण क्या हुआ था? अपने ही पथ पे वापस लौट गया था। ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या हुआ था? अपने ही पथ पे वो वापस लौट गया था। अपने ही पथ पे वापस लौटने वाले की संख्या कितनी थी? 10,000 में से एक। 10,000 में से एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा भी था जो कि वो अपने पथ पे वापस लौट गया था। और अधिकतर परमाणु, अधिकतर जो था अल्फा कण वो पार कर गया था। ठीक, और कुछ अल्फा कण जो होता है अपने पाथ से विचलित हो गया था। अपने पाथ से विचलित मतलब जो नाभिक के नजदीक से गुजर रहा था वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया था, मुड़ गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या में। किसके निर्धारण में तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन संख्या में। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? हेनरी बैक्वेरल ने की थी। सबसे पहले किसने की थी? हेनरी बैक्वेरल ने की थी। ठीक है, रेडियो धर्मिता पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा कण। रेडियो धर्मिता पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए।
अल्फा किरण और बीटा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। गामा किरण की खोज भी किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक। अल्फा किरण है हीलियम प्लस प्लस के आयन। अल्फा किरण क्या है? हीलियम प्लस प्लस के आयन है। बीटा किरण क्या है? ऋण आवेशित किरण। बीटा किरण क्या है? ऋण आवेशित किरण है। जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है वो गामा किरण। ठीक। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण में। गामा किरण क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण होती है। गामा किरण क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण होती है। कौन सा? गामा किरण। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया में नियंत्रित करने के लिए आवेशित करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। तो उसमें बोरॉन या फिर कैडमियम का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन में या तो बोरॉन मिलेगा या फिर कैडमियम मिलेगा, तो दोनों का आप यूज कर ऑप्शन में या तो बोरॉन या फिर कैडमियम। यहाँ पे बोरॉन दिया हुआ है। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान किसको नियंत्रित करने के लिए किसका यूज करते हैं? बोरॉन के छड़ का यूज करते हैं। ठीक है, मंदक के रूप में। ये भी पूछ सकता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो वहां पर भी बोरॉन होगा, बोरॉन या फिर कैडमियम। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। ठीक है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण में अलग अलग चीज, अलग अलग जो है तत्व मिले होते हैं, वो भी एक अनिश्चित अनुपात में। उसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। यदि अनुपात निश्चित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? यदि किसी भी मिश्रण का अनुपात निश्चित है तो वो यौगिक कहलाता है। अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया जो है वो निश्चित अनुपात में मिलता है। ठीक है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। हीरा एक तत्व है। जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन के जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। दो भिन्न तत्व होते हैं, वो भी एक निश्चित अनुपात में होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं। ठीक। जल एक यौगिक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। वही ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। बारूद क्या होता है? ये सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बारूद क्या होता है? ठीक। इसको आप बीवीआई करके रख लीजिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, कई बार पूछा गया है। बारूद क्या है? बारूद एक मिश्रण होता है, उसको यौगिक कहने का भूल मत कीजिएगा। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने। ठीक। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान में परमाणु का जब हम द्रव्यमान निकालते हैं तो वहां किसको किसको ऐड करते हैं? प्रोटॉन को प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। तो कौन कौन नाभिक में होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में चक्कर लगा रहा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहर में कौन चक्कर लगा रहा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो कक्षा के अंदर। ठीक है, KLMN जो कक्षा होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ठीक। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आगे क्या है? Na12 सोडियम से एक बीटा किरण उत्सर्जित करने वाला पदार्थ कौन है? मैग्नीशियम Mg। ठीक है, सोडियम से मैं बीटा किरण उत्सर्जित करने वाला पदार्थ कौन है? मैग्नीशियम। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण का दर
क्या होती है, तो अपरिवर्तित रहती है। रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर देने पर उसका क्षारण का दर मतलब होता है उसको डिकम्पोज होने का जो दर होता है, अर्ध आयु काल, वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? 3/4 भाग, मान लीजिए 3/4 क्या हो गया, 3/4। मतलब यदि आपके पास 1 kg कोई रेडियो धर्मिता पदार्थ है, उसका अर्ध आयु कितना है, 4 महीना है, ठीक है, 4 महीना है, तो इसको कह रहा है 3/4 भाग खत्म होने में, तो 4 महीना में ये क्या हो जाएगा, वो आधा खत्म होगा। 4 महीना में कितना खत्म होगा, आधा खत्म हो जाएगा, तब कितना बचेगा, 1/2 kg, ठीक है। अब फिर अगला 4 महीना में 1/2 का भी एक आधा खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/4 kg बच रहा है। 1/2 से 1/4, 1 से 1/4 तक पहुंचने में ये कितना भाग खत्म कर चुका है अपना, ठीक, ये कितना भाग खत्म कर चुका है, तो 1/3 हिस्सा खत्म कर चुका है, 3/4 भाग खत्म कर चुका है। तो कितना टाइम लगा है, 4 8 महीने लगे हैं, ठीक है। अब कहेगा 1 किलो रेडियो धर्मिता पदार्थ है, इसको पूरा खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा, तो पूरा खत्म होने में देख लीजिए, फिर ये 1/4 है, इसको भी अगले 4 महीने लगेंगे आधा खत्म होने में, ठीक है। ये हो जाएगा 1/8। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक, अर्धायु काल से। भाग का क्षय होने में लगा समय, भाग्य का क्षय होने में लगा समय लगेगा 8 महीने, ठीक, ये इसी का आंसर है यहाँ पे। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी का आयु का जो आकलन होता है वो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। लेकिन जीवाश्म का जो आयु होता है, जब कोई चीज पुराना से पुराना चीज जब हमको जमीन के अंदर से निकलता है, या उसको हम जब पता करते हैं उसका आयु कितना है, तो हम निकालते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा निकालते हैं, कार्बन डेटिंग के द्वारा निकालते हैं, ठीक। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हॉर्न ने किया था, ठीक। अब आगे देखते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे चलता है, विखंडन के, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीबीआई, ठीक। किसी परमाणु शक्ति संयंत्र किस पे चलता है, विखंडन के, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। किसी प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। कौन सा ऐसा प्रक्रिया जिसमें हानिकारक विकिरण पैदा होता है, वो होता है विखंडन प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। इसीलिए परमाणु बिजली घर जो बनता है वो समुद्र के किनारे, मतलब शहर से हटा हुआ होता है, ठीक है, और उसको बहुत ही सील्डेड किया जाता है। अब कहता है जो ये तो विखंडन को हो गया, पूछेगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पे होती है। नाभिकीय विखंडन होती है कहाँ पे, परमाणु बिजली घर के अंदर। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पे होती है, तो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होती है वो होती है सूर्य के अंदर। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, भारी जल करता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। इसी को फॉर्मूला, भारी जल का फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक। विखंडन की प्रक्रिया में उत्तरदायी होता है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त कराने के लिए, परमाणु बम से में ऊर्जा को मुक्त कराने के लिए। तो परमाणु बम के अंदर भी कौन सा होता है, विखंडन प्रक्रिया ही होती है, ठीक है। तो परमाणु बम के अंदर भी विखंडन प्रक्रिया ही होती है, लेकिन उसमें अनियंत्रित होता है। परमाणु बम अनियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ पे बिजली घर के अंदर नियंत्रित होता है। कैडमियम, उसको नियंत्रण करते हैं कैडमियम या फिर बोरॉन का छड़ डाल के, ठीक। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरण। कौन उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 6 गामा किरण उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। यही क्रिया किसके अंदर होती है, सूर्य के अंदर होती है, संलयन अभिक्रिया। और ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया किसके अंदर आती है, हाइड्रोजन बम के अंदर और सूर्य के अंदर। ये भी बीबीआई क्वेश्चन हो गया, डिप्लोमा पैरामेडिकल ITI वालों अभी के लिए है। एक रेडियो धर्मी पदार्थ का अर्धायु काल 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन कितना दिन में होगा, तो वो 20 दिन के अंदर होगा। अभी तुरंत इससे पहले का क्वेश्चन में बताए थे,
अर्धायुकाल 10 दिन है तो उसका आधा भाग भी 10 दिन और लगेगा खत्म होने में। ठीक, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। सबसे ज्यादा भंडार किसका है? थोरियम का, भारत में सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है, ये भी एक रेडियोधर्मी, जैसे कि यूरेनियम रेडियोधर्मी पदार्थ है उसी तरह थोरियम भी रेडियोधर्मी पदार्थ है। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। कलपक्कम का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा ईंधन लगता है? समृद्ध यूरेनियम लगता है। ठीक, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु उपयोग होता है? जीवाश्म का आयु का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म मतलब बहुत पुराना हुआ मरे हुए चीज का अध्ययन जो हम करते हैं, जमीन के अंदर से किसी भी मेटल को मिलना या फिर किसी का भी हड्डी, ये सब जो मिलता है, कंकाल मिलता है, जिसका जो हम पता लगाते हैं कितना पुराना था, ये लगाते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसी परमाणु नाभिक को आइसोटोप में वह नाभिक में है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या का जो आइसोटोप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या भिन्न हो जाता है। किसके अंदर? आइसोटोप के अंदर। परमाणु आइसोटोप के अंदर क्या होता है? परमाणु संख्या सेम रहती है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग हो जाती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या है? ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है, H1 H2 और H3। H1 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितने हैं? 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। सबसे अधिक संख्या में किसके समस्थानिक है? पोलोनियम के। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितने हैं? 27 है। पोलोनियम के कितने समस्थानिक हैं? 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या के न्यूट्रॉन। आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं। वो आयन जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? समस्थानिक। वो न्यूट्रॉन जिसके, उसके बाद वो आयन जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण के उत्सर्जन में। संभारिक किसके उत्सर्जन में होते हैं? बीटा किरण। संभारिक उत्पन्न होते हैं बीटा किरण के उत्सर्जन से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर रोग जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर में उपयोग होता है किसका? कोबाल्ट 60 का। अम्ल हुआ पदार्थ है जो क्या देता है? अम्ल देता है प्रोटॉन। अम्ल क्या देता है? प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? लिटमस पेपर का यूज करते हैं, लिटमस पत्र का यूज करते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच मान का खोज किया था। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ के आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ के आयन प्रदान करते हैं। भस्म का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? खारा। किसी तत्व के सामान्य व्यक्ति का रक्त पीएच का स्तर क्या होता है? किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। सामान्य व्यक्ति मतलब स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके रक्त का पीएच कितना हो सकता है? 7.35 से 7.45 के बीच हो सकता है। ठीक है। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? वो 6.6 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। जो लवण हाइड्रोक्लोरिक परमाणु जो लवण हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वो सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक।
इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड किसमें? सागर के जल में अधिकतम पाया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है? खाने की नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक जो होता है वो किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग करने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संघटक कौन है? मैग्नीशियम है। पर्णहरित का धातु संघटक कौन है? मैग्नीशियम है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करने वाला क्षारक कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करने वाला क्षारक क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः कौन सा है? मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? एल्युमिनियम भूपटल मतलब पृथ्वी के ऊपर की परत जो होती है उसको भूपटल कहते हैं। भूपटल पे एल्युमिनियम की मात्रा लोहा से ज्यादा है, लेकिन एल्युमिनियम लोहा से महंगा है। काहे महंगा है? एल्युमिनियम उत्पादन में धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। महंगा या सस्ता तब होता है जब उसका जो है निकालने में क्या कॉस्ट पड़ रहा है। तो लोहा आसानी से सस्ते दाम पे निकाला जा सकता है। ठीक है, लोहा को हम निकालने में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन एल्युमिनियम को निकालने में, उसको साफ करने में ज्यादा खर्च आता है, इसीलिए हम उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता है? बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? विद्युत की। ठीक है, अस्थि और दांत में मजबूत रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। दांत के अंदर भी पाया जाता है और हड्डियों में भी पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2CaSO H2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 इंटू MgCO3। CaCO3 इंटू MgCO3 होता है डोलोमाइट का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। किसका नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया उत्पादन में हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मॉलिब्डेनम। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक का कौन काम करता है? मॉलिब्डेनम काम करता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। किसको बदलना? सक्रियण ऊर्जा को। तत्व का पहला वर्गीकरण किसने किया था? डॉबडेनर ने। सबसे पहले किसने किया था? डॉबडेनर ने। डॉबडेनर ने क्या, कौन सा नियम दिया था? डॉबडेनर ने कौन सा नहीं, सबसे पहला जो है वर्गीकरण किया था डॉबडेनर ने। और डॉबडेनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिएक नियम। ठीक है, तो उसने कहा था कि हर परमाणु का तीसरा जो है तत्व होता है, वो हर तीसरा तत्व वो जो है एक दूसरे से मैच करता है उसका गुण। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडलीफ ने। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यह दिया था मेंडलीफ ने। अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व मतलब इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह के। अक्रिय एलिमेंट जो किसके सदस्य हैं? शून्य समूह के। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या हैं? बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक होते हैं। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? 1b। किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? 1b। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व के नाम से। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम।
सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम। सड़क पर रोशनी को पीले लैंप बहुतायत रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? सड़क पे जो पीला लैंप लगाया जाता है उसके अंदर सोडियम का यूज करते हैं। सड़क पे जो पीला लैंप लगाया जाता है उसके अंदर किसका यूज करते हैं? सोडियम का यूज करते हैं। सोडियम वेपर लैंप कहते हैं। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक। कोयले के विभिन्न किस्म को कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें? एंथ्रासाइट में। इसको सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। भूरा कोयला लिग्नाइट को। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? झाग वाला। पेट्रोल से जब कहीं आग लगती है तो उसमें झाग वाला अग्निशामक का यूज किया जाता है। अग्निशमन में कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है। अग्निशमन में कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO और N2 का। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO और N2 का। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। ठीक। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किसमें करते हैं? रॉकेट के ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं, नोदक में या फिर नोदक के। उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। कैटेलिस्ट की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक विष कैटेलिक पॉइजन। कैटेलिक पॉइजन क्या होता है? क्रिया निरोधक होता है, मतलब उसमें अभिक्रिया को रोकने का काम करता है। जैविक उत्प्रेरक बायो कैटेलिस्ट क्या है? एंजाइम है। जैविक उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम होता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है NI। ठीक। तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन प्रयुक्त होता है? NI। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। कौन सी एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहलिक में परिवर्तित कर देता है? जाइमेज। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है, मतलब बदल देता है? जाइमेज। जाइमेज बदल देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि के उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने में उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयुक्त होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मस कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? मोल की संख्या पे। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? मोल की संख्या पे निर्भर करती है। सभी गैस का शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम -2730 डिग्री सेल्सियस होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान -273 होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 200, इसको 2730 मत समझिएगा। ठीक। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। परम शून्य ताप जो होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, संभव हो सकने वाला न्यूनतम तापमान को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। वह पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करता है ईंधन कहते हैं। जो जल के उष्मा देता है उसका कहते हैं ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में क्या LPG होगा? यहाँ PG नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? LPG। LPG गैस सिलेंडर में गंधयुक्त गैस होता है। जो LPG जो गैस होता है वो गंधयुक्त, उसमें गैस नहीं में गंध नहीं होता है। लेकिन अब गैस में गंध नहीं रहेगा तो यदि वो लीक भी कर जाएगा तो हमको पता नहीं चलता। ठीक है। तो उसमें गंध आए उसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं? मर्कैप्टेन मिलाते हैं। ठीक है।
किसमें? एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टेन मिलाया जाता है। इथाइल एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए मिलाया जाता है मरकैप्टेन। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन गैस होता है। गोबर गैस के अंदर क्या होता है? मीथेन होता है। एलपीजी के अंदर कौन सा मुख्य रूप से गैस होता है? ब्यूटेन। एलपीजी के अंदर मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन होता है। सीएनजी को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? यहाँ पे सीएनजी होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एलपीजी। तो सीएनजी का पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। किसमें? सीएनजी के अंदर। इसीलिए अभी सबसे ज्यादा सीएनजी गैस से चलने वाली गाड़ियां यूज होती है, ठीक है। इसीलिए इसे पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण माना जाता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम परावर्तनीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस। ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट को चलाने के लिए जो ईंधन का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल को क्या कहते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। जल के सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? सोडियम के धनात्मक और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं, कॉमन सॉल्ट। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइड्रोस्कोपिक लवण। जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल से ये पता चलता है वो कोई भी घोल जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH का बड़ी परख नली में विलयन को विभेद किया जा सकता है। लाल लिटमस के द्वारा विभेद किया जा सकता है, अलग अलग पता कर सकते हैं। H2CO3 वे कैसा लवण है? एक अम्लीय लवण है। H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? या फिर Na2CO3 का जलीय विलयन क्या करता है? लाल लिटमस को वो नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब क्या है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्राकृतिक में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में। अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाया जाता है। किसी ताप पर किसी गैस का आयतन कम करना है तो उसमें क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। सामान्य ताप और दाब पर गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? एवोगाड्रोज के नियम के अनुसार। ये कौन से नियम के अनुसार होता है? समान ताप और दाब पर गैस में समान आयतन और अणुओं की संख्या समान होती है। कौन से नियम के अनुसार? एवोगाड्रो नियम के अनुसार। गैस के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। गैस के विसरण का नियम ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस कौन होती है? अमोनिया होती है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से कितना अधिक होता है? 2 गुना होता है। ताप एवं दाब के समान अवस्था में विभिन्न गैस का समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R किसका सूचक है? मोल गैस को। R किसको सूचित करता है? 1 मोल गैस को सूचित करता है। भिन्न भिन्न नियत ताप पर गैस का आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए R किसको सूचित करता है? 1 मोल गैस को भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग ताप पर गैस के आयतन या दाब को दर्शाने के लिए। ठीक, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। ये लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव हम लेके आए थे पॉलिटेक्निक आईटीआई और पैरामेडिकल वाले के लिए। ठीक, तो आप लोग ने देखा कि इतना अच्छे से आपने सारा ऑब्जेक्टिव कर लिया बारी बारी से। जो भी ऑब्जेक्टिव था ये पीछे के एग्जाम में पूछा गया है, ये मोस्ट VVI एग्जाम्पल में से एक था। ठीक है, तो बारी बारी से आप याद कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।